बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप तो कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ 9 दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, फाइनली आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। स्टेटमेंट इज इफ p of x is equal to this expression, q of x is equal to this expression, and if the HCF of p of x and q of x is this, find LCM। सिंपल अल्फाज में हमें पी एफ एक्स दे दिया गया है, हमें क्यू एफ एक्स दे दिया गया है और हमें पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का एच सी एफ भी दे दिया गया है और हमें कह रहा है कि एल सी एम फाइंड आउट करके दिखाएं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको ये फार्मूला याद है। ये एच सी एफ और एल सी एम का रिलेशनशिप है। अब ये फार्मूला आया कैसे? ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 से पहले रिलेशनशिप है एच सी एफ और एल सी एम का। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बड़ी डिटेल में एक एग्जांपल को सोल्व करते हुए हमने ये एक्सप्रेशन रिलेशन फाइंड आउट किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे आया तो मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें आप वो जाकर दे सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा और वीडियो के आखिर में भी इसको शो कर दूंगा। बहरहाल ये वो फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दिया गया है और इन दोनों का एच सी एफ भी दिया गया है। तो हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है तो उसको यहाँ पर अकेला रखना है और एचसीएफ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उधर जाकर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और एचसीएफ की वैल्यूज हमें गिवन है, हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज कर दी पुट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद मेरी ये कि क्या कोई चीज़ कट हो रही है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 10 नीचे भी है और ये 10 ऊपर भी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। सिमिलरली x+3 यहाँ पर भी है और x+3 यहाँ पर भी है, ये भी एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। x-1 यहाँ पर है 1 टाइम और यहाँ पर ऊपर x-1 2 टाइम है, तो एक दफ़ा इससे कट जाएगा लेकिन ये 1 टाइम रह जाएगा। सो सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि ये पूरा हमारे पास एज इट इज आया। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ये पार्ट पूरा कट हो चुका, बचा क्या? ये x 10 के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर से आ गया। इस तरह x-1 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम था, 1 टाइम कटा तो 1 टाइम जो बच गया वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको हम सबसे पहले अरेंज करके लिख देते हैं। 10 को x को इधर 10 के पास ले जाते हैं और इसको अरेंज करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने फर्दर सिम्प्लीफिकेशन करनी है। आप में से फ़ौरन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास वही फार्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में लिख दे, एक दफ़ा माइनस में लिख दे। लेकिन स्टूडेंट्स एक मिनट यहाँ पर रुके। मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, आप मुझे बताएं कि ये किस तरह की इक्वेशन है। जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती 0 तक जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फिर चैप्टर 5 में हमने बहुत ही बेसिक मेथड पढ़ा था। जी अगर आपको याद हो एग्जैक्टली मिडल टर्म ब्रेक। हमने यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म बन रही है, ये मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने 3 को यानी ब्रेक करना है। 2 रूल पड़े थे जी। पहला रूल ये था कि आपने 3 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 ही आए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए। इस केस में हमने 3 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने से 3 ही आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे? जी एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखें तो 2x और x दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाया। क्यों? यहाँ पर अगर देखें तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 2x + x 3x आ जाएगा। क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आया। सिमिलरली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x का स्क्वायर जो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो यानी हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल एक्यूरेट की है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम क्या करते थे? हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आता है? जी x दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब मैं x कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं x की कौन सी पावर कॉमन लूँ? x की पावर 1 या x की पावर 2? जी हमने ये भी पढ़ा था कि हम हमेशा लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, यानी हम x की पावर 1 को कॉमन लेंगे। जहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो मेरे पास ये 2x से 1 बाहर चला जाएगा, 1 रह जाएगा और ये 1 ही x बाहर चला गया तो ये खाली 2 बच गया, यानी अंडर ब्रैकेट x - 2 बच जाएगा। लास्ट 2 में से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कॉमन लेंगे नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो x नेगेटिव था प्लस बन जाएगा और 2
पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमने कॉमन इस तरह लेना है कि अंडर ब्रैकेट हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सेम बचे। आप देख सकते हैं x-2 एंड x-2 सेम है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x-2 क्योंकि ब्रैकेट में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको आप 1 टाइम लिख दें। ये x और ये -1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें, कुछ इस तरह से। ये होगी हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद अब आप देखिए क्या फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नजर आती है जी। ये सारी टर्म्स आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। और मैथ्स का बेसिक रूल है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए x-1 ये भी है और x-1 ये भी है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनलाइज्ड आंसर है। अगर आप इसको खोलना भी चाहें तो एक दफ़ा ये हो जाएगा x+3 और एक दफ़ा हो जाएगा x-3, उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पर नहीं खोला। और ये हमारा फाइनली और रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर हो गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. स्टेटमेंट इज लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 polynomials be this expression. If one polynomial is this and second polynomial is this, find value of k. यानी इस दफ़ा हमें HCF भी दे दिया गया है और LCM भी दे दिया गया है और हमें दोनों पोलिनोमियल्स भी बता दिए गए हैं। और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हमने यही एक्सप्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF की बात हो रही है और इस फार्मूले में भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ही बनता है। यानी LCM एंड मल्टीप्लाई बाय HCF की जगह हम ये एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, ये भी हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स ही हैं। एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल ये है। इस पोलिनोमियल को मैं p(x) कह देता हूँ, तो p(x) की जगह मैं ये वाले पोलिनोमियल इनपुट कर दूंगा और इस पोलिनोमियल को मैं q(x) कह देता हूँ और q(x) की जगह मैं ये वाला पोलिनोमियल इनपुट कर दूंगा। ये मैंने सारी वैल्यूज कर दी पुट। p(x) की जगह ये वाला एक्सप्रेशन, q(x) की जगह ये वाला एक्सप्रेशन एंड LCM एंड HCF का प्रोडक्ट हमें गिवन था, ये एक्सप्रेशन ये मैंने यहाँ पर इसकी जगह ये पुट कर दिया। क्लियर हो गया। अब क्या करें, हमने फाइंड करना है k की वैल्यू और k की वैल्यू आ रही है इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन का k की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आ रही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो उधर जाकर इस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया। क्योंकि जाहिर है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही देखा, जो चीज़ हमने फाइंड कर दी होती है उसको हमने सबसे सेपरेट रखना होता है। तो इस वजह से क्योंकि k इस एक्सप्रेशन में आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन को हमने सबसे सेपरेट कर दिया। अब दोबारा हम देखेंगे कि क्या कोई कटिंग हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए x-2 नीचे भी है ऊपर भी है, ये आपस में कट हो जाएंगे। अगेन x+3 एक दफ़ा नीचे है और लेकिन ऊपर 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम कट जाएगा लेकिन ऊपर 1 टाइम रहेगा। ये कटिंग के बाद मेरे पास आंसर आ गया। अब ये मेरे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन x+3 इंटू x+5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनको दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, सबसे पहले ये x इस x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही x 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5x। सिमिलरली ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x एंड ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के साथ x x है, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। 3 + 5 = 8। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर भी x² आ रहा है और यहाँ पर भी x² आ रहा है, यहाँ पर भी 15 आ रहा है और यहाँ पर भी 15 आ रहा है। इस केस में जब हमारे पास 3 टर्म्स हैं और 3 में से 2 टर्म्स लेफ्ट और राइट साइड की इक्वल आ रही हैं, आप देखें यहाँ पर x² सेम है और 15 भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों एक्सप्रेशन का सेम है तो जाहिर है मिड वाले टर्म भी सेम ही होगी। और मिड वाली टर्म x है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर k है, जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। तो अब आप बात समझ गए, क्योंकि x² सेम है दोनों तरफ, 15 भी सेम है, x भी सेम है, तो x के कोफिशिएंट भी सेम ही होंगे। तो हम यहाँ पर हवाला देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, यानी x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 है, तो हम कह सकते हैं k = 8। बट याद रहे ये सिर्फ इसी केस में होगा जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों साइड्स पे इक्वल आ रही हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये र्यूम कर सकते हैं कि मिड वाली टर्म भी इक्वल होगी। मिड वाली टर्म दोनों के साथ x आ रहा है और दोनों के कोफिशिएंट भी है, एक का कोफिशिएंट k है
ए का कोफिशिएंट 8 है तो k इज इक्वल टू 8। ये मेरा आ गया फाइनली और रिक्वायर्ड आंसर। आइए मूव करते हैं 6.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Student, this is question number 11 of exercise 6.1. Statement is Vikas wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. Students, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है और दरअसल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में ही स्टूडेंट्स का असल कॉन्सेप्ट पता चलता है। अब आप मुझे यहाँ पर बताएं, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर हम क्या मेथड यूज़ करें। कहा यह गया है कि वकास की ख्वाहिश है कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन में 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब आप वकास को ये बताएं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे जिनको फ्रूट वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जी दोबारा सुन लें, वकास कुछ सर्टेन बच्चों के ग्रुप में 128 बनानास और 176 एप्पल्स को तकसीम करना चाहता है। वकास को आप ये बताएं कि वो जब डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे जिनमें फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। जी जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। 6.1 में हमने दो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, एक HCF और एक LCM। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर HCF लगेगा या LCM लगेगा। जी HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वाई, क्योंकि यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ है, हाईएस्ट का। तो अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कि हमने क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो क्योंकि हाईएस्ट का वर्ड यूज़ आ गया यानी हमने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही यूज़ करना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यूज़ करने का बेसिक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा मेथड हमने कौन सा पढ़ा था, जी दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बाय डिवीजन। यहाँ पर हम बाय डिवीजन वाले मेथड को ही सोल्व करेंगे। वैसे अगर आप इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन भी करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद भी आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, तो आप वहाँ से ही पता लगा सकते हैं। वो आपके लिए होमवर्क होगा, मैं डिवीजन मेथड से करवाऊंगा क्योंकि वो डिफिकल्ट है। प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी है, वो आपने मुझे करके देना है और आपने मुझे कमेंट में नीचे बताना है कि आंसर सेम आया या नहीं। तो डिवीजन है, तो डिवीजन के लिए हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉक बनाने से पहले हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। और स्टेटमेंट क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी HCF ऑफ 176 एंड 128। क्योंकि हाईएस्ट नंबर है तो हमें पता है हमें हाईएस्ट का वर्ड यूज़ हो गया, यानी हमने HCF फाइंड करना है 176 एंड 128 का। तो हम यहाँ पर एक डिवीजन की शेप बनाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि मैं अंदर किसको रखूँ और बाहर किसको रखूँ। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अंदर हमेशा ग्रेटर वैल्यू को रखा जाता है और बाहर हमेशा स्मॉलर वैल्यू को रखा जाता है। तो अंदर 176 ग्रेटर है उसको रखेंगे और बाहर 128 स्मॉलर है इसको रखेंगे। क्लियर हो गया। अब 128 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। जी 128 2 का क्या बनता है, ऑफ कोर्स वो 176 से ग्रेटर वैल्यू चली जाएगी, इसलिए हम 128 1 जाहिर करेंगे 128। 176 माइनस 128 किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 48। अब आप देखें बाहर जो 128 है वो 48 से बड़ा है। जब इस तरह की टर्म आ जाती थी तो हम डेसिमल जब सिंपल नंबर में सोल्व करते थे तो हम पॉइंट लगा देते थे, लेकिन जे HCF बाय डिवीजन मैथड हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे। जब हमारे पास अंदर वाली वैल्यू 48 बाहर वाली वैल्यू से छोटी होगी तो हम बाहर वाली वैल्यू को अंदर बना रख देंगे और 48 को बाहर ही कर देंगे, यानी डिवाइडर और डिविडेंड को आपस में चेंज कर देंगे। तो 128 अब आ जाएगा अंदर और 48 हो जाएगा बाहर। अब 48 का टेबल 128 के करीब पढ़ना है। 48 2 का क्या होगा, जी 48 2 होगा 96 और 3 जाहिर है ग्रेटर वैल्यू चली जाएगी, तो हम 48 2 ही करेंगे। 48 2 हो गया हमारे पास 96। 128 में से 96 को जब माइनस किया तो आंसर आया 32। अब 32 अगेन 48 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी क्योंकि 38 48 से छोटा है तो 38 को बाहर ही रहने देंगे और 48 को अंदर ले जाएंगे। अगेन हम डिवाइडर और डिविडेंड को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो 48 आ गया अंदर, 32 हो गया बाहर। अब 32 1 था हो जाएगा 32। 48 माइनस 32 किया तो आंसर आया 16। अगेन 16 छोटा है, 38 बड़ा है, 38 को दोबारा अंदर करेंगे। अगेन हम डिवाइडर और डिविडेंड को चेंज कर रहे हैं, 38 अंदर आ जाएगा। 16 2 था 32 आता है। अब यहाँ पर टेबल की गेम है, अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 16
2,32 होता है और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको अपना HCF और आंसर मिलेगा। और ये हमने HCF और डिवीजन मेथड में देखा भी था कि जिस पॉइंट पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि 16 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो 16 ही हमारा HCF होगा। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, HCF 16। यानी जब वकास 128 एंड 176 बनानास 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स को सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे जिसमें इसने डिस्ट्रीब्यूशन की होगी वो 16 होंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड और फाइनलाइज आंसर भी है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 6.1 भी इख्तिताम को पहुंची। आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।